हेलो दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में कारक स्टार्ट किए थे जिसमें कर्ता कारक हमने पढ़ लिया था। अगला कारक है आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक का अगर हम देखें तो इसका चिन्ह क्या होता है? को। तो कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल। वाक्य में क्या है? वाक्य में क्रिया होती है, क्रिया का जो रिजल्ट या बोलते हैं प्रभाव, या इसी को बोलते हैं फल, जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म। ठीक है। क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़ेगा या फल, उसी को बोलते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो यहां देखिए कर्ता कारक ने राम हो गया, क्रिया क्या है? मारना। मारने का असर किस पे पड़ रहा है? फल किस पे पड़ रहा है? राम मर रहा है, राम पर पड़ रहा है। ठीक है। कर्ता क्या है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मारने का। मारने का रिजल्ट किस पे आ रहा है? रावण पे। तो यहाँ जो को है ये आपका विभक्ति चिन्ह है, तो ये हो गया कर्ता कर्म कारक। समझ गए? तो वाक्य में क्रिया का रिजल्ट या फल जिस पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं कर्म कारक। क्या? तो यहाँ पर जो भी क्रिया का फल था या क्रिया का रिजल्ट था वो किस पे पड़ा? क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ा? रावण। तो यहाँ कर्म कारक हो गया रावण। अब इसकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग के कुछ नियम है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। सबसे पहली बात तो कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सजीव कर्म के लिए होता है। सजीव मतलब समझते हैं? जीवित, जिसके अंदर जीव हो, सजीव बोलते हैं। सजीव कर्म के साथ होता है। ऐसा कर्म जिसमें लाइफ हो उसको बोलते हैं सजीव। तो कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह हमेशा उस कर्म के साथ आएगा जो सजीव हो। जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा। देखिए राम ने लिखने का काम किया, किसके लिए? सीता के लिए। रिजल्ट किस पे आ रहा? सीता पर। तो सीता क्या है? सजीव कर्म। तो यहां विभक्ति चिन्ह को आया। वहीं एक और कर्म है स्मर। लिखने का असर किस किस पे हो रहा है? तो सीता के पास लेटर पहुंच रहा है, वो पढ़ रही है, उससे असर हो रहा है, और एक पत्र पर भी असर हो रहा है। तो पत्र भी क्या है? यहाँ पर कर्म है, लेकिन ये क्या है? निर्जीव कर्म है। निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? और उदाहरण देखते हैं। पिता ने पुत्र को बुलाया। पिता ने पुत्र को बुलाया।
ठीक है, तो पिता क्या हो गया, कर्ता हमारा, ने उसका विभक्ति चिन्ह, बुलाने की क्रिया, पुत्र को आना पड़ा होगा, तो पुत्र पर फल पड़ा, पुत्र सजीव है तो उसके साथ आपका विभक्ति चिन्ह आया। दूसरा, और कहां पर ये विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आता है, दिन, समय या तिथि को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए कर्मकारक को का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। जैसे वह सोमवार को लखनऊ जाएगा, है ना। तो देखिए सोमवार तिथि है, इसके साथ देखिए क्या है, को कारक, तिथि, समय और दिन के साथ हमेशा को आएगा। अगला नियम आपका तीसरा, जब किसी विशेषण का, विशेषण अभी हम पढ़ेंगे, विशेषण क्या होता है, जो किसी क्रिया या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, कभी कभी हम विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में करते हैं, देखते हैं अभी कैसे, संज्ञा के रूप में होता है, तो उसके साथ क्या आता है, को आता है। जब भी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के तौर पर किया जाएगा, संज्ञा के रूप पर किया जाएगा, तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह को आएगा। जैसे भूखों, भूखों क्या है, कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राणी मात्र की विशेषता बता रहा है कि वो भूखा है, ठीक है। भूखों को खाना खिलाओ। अब यहां भूखों क्या निरूपित कर रहा है, भूखों किसी को निरूपित कर रहा है, किसी वस्तु व्यक्ति को, तो ये क्या प्रयुक्त, किसमें प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा में। तो संज्ञा के साथ जब भी विशेषण का प्रयोग किया जाएगा संज्ञा के तौर पर, तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह को आएगा। क्लियर, नोट लिख लीजिए, मैंने डिस्कस भी किया है पहले रूल में कि अचेतन, अचेतन मतलब निर्जीव, निर्जीव, सजीव को उल्टा, कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आपका कर्म निर्जीव होगा तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, उसने खाना खाया। अब देखिए यहां पर खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाने पे, क्या, लेकिन यहां पर को नहीं आया, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उसने खाना को खाया, है ना। यहां पर ये अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि खाना आपका निर्जीव कर्म है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। सीता घर गई, सीता घर गई, ये शुद्ध रूप है। अगर इसी को हम लिखेंगे सीता घर को गई,
तो ये अशुद्ध हो जाएगा, निर्जीव कर्म के साथ को नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक का हमने देख लिए, को का चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। एक तो आपका जब भी सजीव कारक होगा, कर्म होगा, उसके साथ को का प्रयोग होगा। तिथि समय दिन बताने के लिए आपका को का प्रयोग होगा। जब भी किसी विशेषण को संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो भी आपका को का प्रयोग होगा। और ये हमने देखा नोट कि जब भी आपका ये निर्जीव कर्म होगा वाक्य में, तो वहां विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला कारक देखते हैं, करण कारक। कर्ता कारक देख लिया, कर्म कारक देख लिया, अब है करण कारक। करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन। साधन, साधन मतलब मीडियम जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, कार्य करने का मीडियम, कार्य करने का माध्यम, उसको बोलते हैं साधन। ठीक है, जैसे कहीं जाना होता है, बुजुर्गों को आपने सुना होगा कि अरे वहां के लिए साधन 6 बजे के बाद नहीं मिलता। तो साधन वो किसको बोलना चाह रहा है, बेसिकली जो बसेस चलती हैं या और कोई टेम्पो वगैरह हैं, उसको बोलते हैं कि 6 बजे के बाद साधन नहीं मिलेगा। तो मतलब जाने का जो है, तो कोई भी कार्य करने का जो साधन हो, माध्यम होता है, उसे हम साधन कहते हैं। वही आपका करण कारक है। तो संज्ञा का वह रूप, क्या संज्ञा का वह रूप जिससे क्या हो, जिससे क्रिया क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग किया हो, तो क्रिया करने का माध्यम हो, क्रिया के साधन का बोध होता है। साधन समझ गए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, करण कारक। उसे हम करण कारक कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है, मतलब क्रिया करने का माध्यम होता है। उदाहरण देखते हैं और क्लियर हो जाएगा उसके बाद। जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं, शिकारी ने बंदूक से, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब देखिए शिकारी क्या हो गया, कर्ता कारक, ने उसका विभक्ति चिन्ह, शेर को कर्म कारक हो गया, सजीव है को आया, मारा का क्रिया का किससे असर पड़ रहा है, किस पे फल पड़ रहा है, शेर पर, कर्म कारक। किसके किससे मारा, साधन कौन है, बंदूक नहीं होती तो क्या मार पाता। तो क्रिया को साधने, क्रिया को करने का माध्यम क्या है, बंदूक। तो यहां पर बंदूक क्या होगा, करण कारक। और करण कारक का देखिए चिन्ह से या के द्वारा। तो यहां पर आपका करण का चिन्ह भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिकारी ने शेर को बंदूक के द्वारा मारा। ठीक है, बोथ आर सेम। तो यहां है आपका करण कारक बंदूक। तो करण कारक का जो प्रयोग होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, वो नियम हम देख लेते हैं। तो पहला, साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है, हमने डेफिनेशन में ही देखा। साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग कैसे,
जैसे उसने तलवार से शत्रु को मारा, उसने तलवार से शत्रु को मारा। तो देखिए इसमें अगर हम बोले तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक। तलवार से क्या हो गया, करण कारक। यही तो माध्यम है क्रिया को करने का, और क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, शत्रु को। तो ये हो गया आपका कर्म कारक। तो ये है आपका साधन के रूप में प्रयोग। दूसरा है भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। कुछ जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, हमने पढ़ी थी भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा से क्या बनाना, क्रिया विशेषण बनाना हो तो हम वहां पर करण कारक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विनम्रता से बात करो, देखिए विनम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर विनम्रता से अगर शब्द देखें तो ये क्या कर रहा है, बात करने का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये किस तौर पर प्रयोग हो रहा है, क्रिया विशेषण के तौर पर। बात करने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि विनम्रता से करना है। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। जबकि है क्या, ये भाववाचक संज्ञा। विनम्रता अगर अलग रखते हैं आप तो वो भाववाचक संज्ञा, एक भाव है विनम्र का। लेकिन जब इस वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो एक क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयोग हो रहा है। तो उसके साथ आपका हमेशा ये आपका करण कारक प्रयोग होगा। दूसरा, किसी भी वस्तु का मूल्य या भाव बताने में भी करण कारक का प्रयोग होता है। पूछने या बताने, ठीक है। जैसे आलू बाजार में किस भाव से बिक रहा है। ठीक है, तो ये देखिए भाव के बाद से ये हो गया आपका करण कारक। अगला है इसका नियम, उत्पत्ति सूचक अर्थ में, मतलब जहां से डेवलप हो रहा, उत्पन्न हो रहा, पैदा ले रहा है, जहां से निकल रहा है, वहां भी हम करण कारक से का प्रयोग करते हैं। कहा, उत्पत्ति सूचक शब्द में। उत्पत्ति जैसे कोयला खान से निकलता है, तो कोयला की उत्पत्ति कहां से हो रही है, खान से। तो ये उत्पत्ति सूचक है, तो यहां आपका क्या हो गया, करण कारक। अगला है प्यार, मित्रता या मैत्री या बैर, दुश्मनी होने पर क्या होता है, करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता थी, तो देखिए यहां पर क्या आया, से।
अगला, राम का विवाद सीता से हुआ। देखिए करण कारक आ गया, प्यार मैत्री और वैर होने के संबंध में, तो ये था करण कारक। अगला है आपका संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को और के लिए दो आपके इसके चिन्ह हैं। तो संप्रदान कहते कैसे हैं? जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, क्या उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान। उदाहरण जैसे, या क्रिया की जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वहां भी आता है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जैसे गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए। अब देखो यहां गरीब को ये कर्म कारक नहीं है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को आ रहा था, लेकिन को किसके तौर पे यहां आ रहा है? धन किसी को देना है, या धन देने का कार्य किसके लिए हो रहा है? गरीब के लिए। तो यहां पर जो को आएगा वो क्या कहलाएगा? संप्रदान। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, गरीब के लिए धन दीजिए, है ना। तो यहां पर आपका कर्म कारक नहीं है, यहां पर क्या है? संप्रदान। ये आपको समझना है ना। कर्म कारक में क्या है? जिस पर रिजल्ट मिले, या यहाँ क्या है? जो क्रिया जिसके लिए की जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वह आपका संप्रदान। तो जनरली संप्रदान में जो को शब्द प्रयोग होता है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है हमेशा, जबकि कर्म में को के लिए के अर्थ में प्रयोग नहीं होता। ये अंतर है आपका संप्रदान और कर्म में। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कुछ दोनों के उदाहरण, जैसे उमेश को पुस्तक दो, तो यहां पर ये क्या हो गया? संप्रदान। क्यों? क्योंकि उमेश को कुछ दिया जा रहा है, या उमेश के लिए पुस्तक दो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। अतिथि के लिए चाय लाओ, अतिथि के लिए चाय लाओ, तो यहां पर भी आपको क्या है? संप्रदान। क्लियर? अगला अपादान। अपादान, इसकी विभक्ति कारक क्या होता है? से। तो ये से किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी वस्तु का अलगाव जताने के लिए, किसी वस्तु को अलग होना पाया जाता है। ये हमेशा अलग होने के अर्थ में आता है। इससे क्या होता है? अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है। तो जहां पर ये होगा हम समझेंगे कि अपादान है। करण में जबकि
वो अलग होने के लिए प्रयोग नहीं होता। जैसे पेड़ से, बहुत फेवरेट एग्जांपल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इससे आ रहा है ये क्या है, अपादान है। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, तो मैं क्या हूं, दिल्ली से अलग हो गया हूं। तो यहां पर जो है ये क्या होगा, अपादान। तो समझ गए, अपादान में जो से विभक्ति आएगी वो हमेशा अलग होने के अर्थ में आएगी, हमेशा अलगाव प्रकट होगा वहां से। अगला है आपका संबंध कारक। ये क्या होता है, संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है, संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ कोई संबंध प्रकट होता है, ये क्या बताता है, संबंध। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से किसी शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है, वह क्या होता है, संबंध कारक। ठीक है। जैसे उदाहरण, अनीता सुरेश की बहन है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, चिन्ह का की के, तो इस संबंध बताते हैं। तो यहाँ सुरेश की बहन है, ये संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक। राम श्याम का मित्र है, राम श्याम का मित्र है। तो देखिए यहाँ का आ गया, ये संबंध बता रहा है राम और श्याम के बीच का, सॉरी राम और श्याम के बीच का। तो यहां पर हो जाएगा आपका संबंध कारक। स्वामित्व जताने के लिए, मतलब मालिकाना हक जताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली उस वस्तु का आपसे संबंध बताता है। स्वामित्व का मतलब कोई वस्तु होगी, आपकी होगी, तो आपसे संबंध बता रहा है, उसको एक टाइप से डिफाइन किया गया है कि स्वामित्व दिखाने के लिए। जैसे यह उमेश की कलम है, तो इस कलम का संबंध जो है उमेश से बता रहा है, और उमेश का ये क्या बता रहा है कि स्वामी है, उमेश इसका ओनर है, तो स्वामित्व हो गया। ठीक, और यही सर्वनाम की स्थिति होती है। अगर सर्वनाम के साथ वो बताना है संबंध, मैंने क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक के जो चिन्ह यूज होते हैं, रा री रे। जैसे मेरी पुस्तक, तो पुस्तक का संबंध मुझसे बताया गया है, लेकिन मेरी क्या है, मैं क्या हूं, सर्वनाम। ठीक है ना। तुम्हारा पत्र, तो ये देखिए सर्वनाम के साथ रा आया, री आया, तो पत्र का रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। समझ गए संबंध। अगला है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ऐसा शब्द जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, क्रिया के आधार का, बेस, क्रिया के आधार का बोध होता है।
उसे कहते हैं अधिकरण। जैसे स्थान, समय, सीमा का बोध कराने के लिए, जैसे उमेश लखनऊ में रहता है। इसका ये क्या होता है, मैं या पर चिन्ह। तो उमेश लखनऊ में रहता है, रहने का आधार क्या है, लखनऊ। तो यहां पर क्या है, अधिकरण। वह 3 दिन में आएगा। तो देखिए ये है आपका अधिकरण। तो स्थान, समय, सीमा, ये सब का बोध जहां पर भी होगा वहां अधिकरण होगा, और अधिकरण का आपका चिन्ह में आएगा। जहां तुलना की जाए या अंतर का बोध हो वहां पर आपका भी में आएगा। जैसे यह कलम 5 रुपए में मिलती है। तो यहाँ मैं जो है ये क्या है, अधिकरण कारक के तौर पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, मूल्य का तुलना हो, मूल्य हो या अंतर, किसी में अंतर बताया जा रहा हो 2 वस्तुओं में। जैसे गरीब और अमीर में बहुत बड़ा अंतर है, गरीबी और अमीरी में देखिए मैं आ गया, बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ आपको देखिए तुलना की जा रही है इसकी, तो यहाँ आपका अधिकरण कारक आएगा। लास्ट है आपका संबोधन। संबोधन क्या होता है, किसी को पुकारने के लिए, किसी को निर्देशित करने के लिए प्रयोग होता है। संबोधन कारक जो है, नाम से ही पता चल रहा है। किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने, है ना, पुकारने, चेतावनी देने या संबोधन करने में, निर्देशित करने में, संबोधन करने में प्रयुक्त होता है। जैसे हे राम, तो राम का हम संबोधित कर रहे हैं, रक्षा करो। संबोधन में ये वाला चिन्ह आता है हमेशा। ओ लड़कों, उसको खेलना बंद करो, चेतावनी दे रहा। और अरे सुनो, किसी को पुकार रहे हैं, तो यहाँ आपका संबोधन कारक आएगा। तो ये था हमारा कारक। तो कारक का पहला लेक्चर है, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन का लेक्चर है। दोनों लेक्चर देख लें, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लें इसकी, क्योंकि इसका प्रयोग जब हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे वहां बहुत होगा। और कभी कभी सीधे सीधे वाक्य में भी पूछ लेता है, वाक्य लिख के, कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है या किस किस कारक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन में दे देगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।